नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी पाथ विद रितु पर। तो भाई कैसे हो आप सभी। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था महिला एवं बाल अपराध। महिला एवं बाल अपराध में हमने क्या देख लिया था, अपराध से संबंधित देख लिया था, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो देख लिया था। उसके बाद हमने भारतीय संविधान के अंतर्गत महिला और बच्चों से संबंधित जो भी संवैधानिक प्रावधान थे वो हमने देख लिए हैं। आज का जो सेशन होगा हमारा वो होगा IPC, इंडियन पेनल कोड। भारतीय दंड संहिता 1860 जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारे जो भारतीय संविधान है, हमारा जो कानून है, पुलिस विभाग है, इसके तहत भारतीय दंड संहिता जो है ये अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। भाई IPC की बहुत सारी धाराएं हैं जो आपको बोरिंग भी लगेंगी, लेकिन आपको वो चीज़ें पढ़नी तो पड़ेंगी ही। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसको किस हिसाब से पढ़ते हो, उसमें इंटरेस्ट लेके पढ़ते हो या उसमें ऐसी कौन सा लॉजिक देखते हो जिसकी वजह से आपको वो याद हो जाएगी। मेन चीज़ें रहेंगी, जितनी भी धाराएं होंगी हमारी उसमें मेन चीज़ होगी सज़ा। मेन चीज़ क्या होगी? सज़ा। कि इसमें कितनी सज़ा का प्रावधान है, कितना जुर्माना है। जुर्माने का इतना नहीं पूछा जाता, मेन चीज़ होती है सज़ा। सज़ा के बारे में पूछा जाता है और जो भी इसमें संशोधन हुए हैं उसके साथ ही आपको सारी धाराएं बताई जाएंगी। पहले भारतीय दंड संहिता जो है इसमें बहुत सारी धाराएं हैं भाई, लेकिन इसमें सिर्फ हमें कौन कौन सी लेनी है? जो महिलाओं से संबंधित हैं और बच्चों से संबंधित हैं। महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित ही धाराएं हम पढ़ेंगे, कंप्लीट पढ़ेंगे भाई। और अच्छे से मेरा जहाँ तक कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको सरल भाषा में और अच्छे से समझा सकूँ इस चीज़ को PDF में। तो इन धाराओं में क्या है कि बहुत सारी धाराएं हो जाती हैं, महिलाओं बच्चों से संबंधित भी काफ़ी धाराएं हैं। तो हम ज़्यादा लंबा हमारा सेशन नहीं हो, इसलिए मैं इनको क्या कि पार्टों में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हो सकता है भारतीय दंड संहिता की 2 क्लास हो जाए, हो सकता है 3 भी हो सकती हैं, ठीक है। तो इस चीज़ से घबराना मत कि इतनी बड़ी है IPC ही आपका ये जो टॉपिक है आपका महिला बाल अपराध, इसमें IPC आपका सबसे बड़ा टॉपिक है। CRPC जो है उसमें आपका 1 दिन का ही सेशन रहेगा, इतना बड़ा उसमें कुछ ही मैटर ही नहीं है। तो हम शुरू करेंगे भारतीय दंड संहिता। इसको शुरू करने से पहले इसमें कई चीज़ें आएंगी, जैसे संज्ञेय अपराध, असंज्ञेय अपराध, गैर जमानतीय, जमानतीय। तो ये चीज़ें मैंने आपको फर्स्ट वाली जो क्लास दी थी उसमें आपको बता दिया था। एक बार फिर मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन अच्छे से समझने के लिए आप उस सेशन को देख लेना। पहले आता है जमानती अपराध। इसमें क्या रहता है कि यदि पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेती है, आपको मान लो थाने पे ले जाए, तो पुलिस वालों ने आपकी जमानत कर दी कि भाई पुलिस से ही, थाने से आपको जमानत मिल गई, वो होता है जमानती अपराध, ठीक है। दूसरा आता है अजमानतीय। अजमानतीय, इन शब्दों को पकड़ना आप। अजमानतीय, अजमानतीय क्या होता है कि पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन पुलिस थाने से आपको जमानत नहीं मिलती, आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है और मजिस्ट्रेट आपको जहां जमानत देता है वो होती है अजमानतीय अपराध, यानी कि जमानत आपको थाने से नहीं मिलती। एक होता है गैर जमानती अपराध। गैर जमानती अपराध ये होता है जिसमें आपको कहीं से भी जमानत नहीं मिलती है। क्लियर है सभी को? गैर जमानती में यानी कि आपको जमानत नहीं मिलेगी। फिर आता है संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध। क्या है? संज्ञेय अपराध वो होता है, ऐसा अपराध है जिसमें पुलिस अधिकारी जो है बिना वारंट के आपको गिरफ्तार कर सकता है, यानी कि बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है, वो होता है संज्ञेय अपराध। क्योंकि ये जो धाराएं आएंगी इसमें आएगा कि ये संज्ञेय अपराध है, ये धारा जो है इसमें अगर अपराधी है तो वो संज्ञेय अपराध माना जाएगा, ठीक है, वो गैर जमानती होगा। तो संज्ञेय अपराध वो होता है जिसमें बिना वारंट के पुलिस अधिकारी आपको गिरफ्तार कर सकता है, और असंज्ञेय अपराध होता है जिसमें आपको बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। समझ गए आप इन चीज़ों को? तो ये चीज़ें आपके आगे आएंगी धाराओं में। क्लियर है? यहाँ तक आगे बढ़े, शुरू करें IPC। चलो स्टार्ट करते हैं। भारतीय दंड संहिता, पहले इसका नॉर्मल ये देख लेते हैं कि भाई क्या है, शुरू कहाँ से हुई, सबसे पहले कहाँ कौन से एक्ट के तहत आई। तो नॉर्मल इंट्रोडक्शन जो है वो IPC का देख लेते हैं। भारतीय दंड संहिता IPC 1860 एक व्यापक कानून है। यह भारत के किसी भी नागरिक द्वारा किए गए अपराधों के बारे में बताता है एवं उनमें से प्रत्येक के लिए जो सजा और जुर्माना है उसके बारे में बताया जाता है। अर्थात कोई व्यक्ति अपराध करेगा तो
तो उसे किस अपराध के तहत कितनी सजा मिलेगी, कौन से अपराध की एफआईआर पुलिस थाने में दर्ज हो सकती है, या कौन सा अपराध सीधा कोर्ट में जाता है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर जो है वो आपको आईपीसी में मिलेगा। समझ गए इस चीज को। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए थे और इसी अधिनियम के आधार पर आईपीसी का प्रारूप बनाने के लिए 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में पहला भारतीय विधि आयोग बनाया गया था। लॉर्ड मैकाले ने भारतीय दंड संहिता का प्रारूप तैयार करके और उस प्रारूप को भारत के अंतिम गवर्नर जनरल या भारत के प्रथम वायसराय कह सकते हैं लॉर्ड कैनिंग के पास पहुंचाया। लॉर्ड कैनिंग ने इस प्रारूप को 6 अक्टूबर 1860 को लागू कर दिया, लेकिन इसे प्रभावशाली इसने कार्य करना शुरू कब किया? 1 जनवरी 1862 को इसकी तहत कार्रवाई शुरू हुई। याद रखना इन तिथियों को। आईपीसी में कुल 23 अध्याय हैं। इंपॉर्टेंट चीज है, 511 धाराएं हैं। अब देखो 511 धाराएं हैं जो वर्तमान में संपूर्ण भारत में लागू होती हैं। एक चीज याद रखना, आईपीसी जो है ये भाई सेना के ऊपर लागू नहीं होती है। 31 अक्टूबर 2019 के बाद जब अनुच्छेद 370 समाप्त कर दिया गया तो भारतीय दंड संहिता जम्मू कश्मीर के साथ संपूर्ण भारत में लागू हो गई। पहले जम्मू और कश्मीर का अलग संविधान था तो वहाँ पर ये लागू नहीं थी, अब जो है 2019 के बाद वहाँ लागू हो गई है। भारत में अब तक भारतीय दंड संहिता के लिए 21 विधि आयोग समाप्त हो गए हैं और 22वें आयोग को केंद्रीय मंत्री ने फरवरी 2020 में मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य क्या था? भारत में ऐसे अतिरिक्त कानून जिसका कोई उपयोग नहीं हो रहा हो उसको हटाना। पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे भाई? लॉर्ड मैकाले। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष पूछे तो वो थे एमसी सीतलवाड़ एवं 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष जस्टिस बलवीर सिंह चौहान थे, जिनका कार्यकाल 31 अगस्त 2018 को समाप्त हो गया। अब 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। मेन चीज देखना इसमें क्या है जो मैंने आपको बताई है कि जो आईपीसी है वो सेना पर लागू नहीं होती। क्यों? भारतीय दंड संहिता भारतीय सेना पर लागू नहीं होती क्योंकि भारतीय सेना का अपना कानून भारतीय सेना कानून अधिनियम 1950 है, यानी कि जो सेना से संबंधित जो है कानून है, धाराएं हैं वो अलग हैं, जो 20 मई 1950 से लागू हैं। ठीक है, इनकी सजा अलग है, इनकी धारा, इनका अपराध के तहत जो भी सजा दी जाती है, जुर्माना, वो इनका अलग रहता है। फिर हम शुरू करते हैं महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित, इनसे संबंधित जो भी धाराएं हैं वो हम कंप्लीट पढ़ेंगे। अब सबसे पहले आती है धारा 82। क्या है इसमें? 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य, यानी कि यदि 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा किसी प्रकार का कोई आपराधिक बात कही जाती है तो वह अपराध नहीं है, क्योंकि वो 7 वर्ष से कम आयु का है। वो अभी क्या है कि उसमें सोचने समझने की इतनी क्षमता नहीं है। या धारा 82 में आता है। धारा 83 कहती है कि 7 वर्ष से 12 वर्ष तक के अपरिपक्व जो समझ का जो शिशु है, अगर उसका कार्य है तो उसमें क्या है, यदि 7 से 12 वर्ष तक के बच्चों द्वारा किसी भी प्रकार की कोई आपराधिक बात कही जाती है तो वह अपराध नहीं है, क्योंकि उनकी समझ इतनी परिपक्व नहीं हुई है कि उस अवसर पर स्वयं के आचरण और परिणामों द्वारा निर्णय ले सकें। क्लियर है यहाँ तक? फिर आती है धारा 84। विकृत चित्त व्यक्ति का कार्य, यानी कि जो विकृत चित्त यानी कि माइंड से थोड़ा बहुत नॉर्मल कहते हैं ना, मेंटली डिस्टर्ब आदमी जो होता है उसका जो कार्य होता है उसके लिए क्या है कि विकृत चित्त पागल व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार को कोई आपराधिक बात कही जाती है तो वह अपराध नहीं है। क्यों नहीं है? कि उसे स्वयं के पागलपन के कारण यह समझ नहीं है कि वह बात दोषपूर्ण है या विधि के प्रतिकूल है, यह जानने में वो समर्थ नहीं है। यानी कि धारा कौन कौन सी होगी? 82, 83, 84। 82 थी 7 वर्ष से कम आयु का जो बच्चा होता है उसको भी समझ नहीं होती। 7 वर्ष से 12 वर्ष तक के बच्चा जो होता है वो भी सोचने समझने में इतना परिपक्व नहीं होता। और एक होता है विकृत चित्त व्यक्ति। अगली धारा आती है धारा 89। संरक्षक द्वारा उसकी सम्मति से शिशु या उन्मत्त व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्ण किया गया कार्य। देखिए, कोई बात या वह कार्य जो 12 वर्ष से कम आयु यानी 12 वर्ष से कम आयु
कि या जो विकृत या जो पागल व्यक्ति है उसके फायदे के लिए अगर कोई ऐसा डिसीजन लिया जाए, सद्भावपूर्वक उसके संरक्षक या उसके अभिभावक या विधिपूर्ण भार साधक किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाए, उसके मान ले उसके अगेंस्ट नहीं, मान ले उसके फेवर में कोई ऐसा काम किया जाए तो वह अपराध नहीं है। क्लियर है कि भाई उसके लिए ठीक है कि जो भी बच्चा है या 12 वर्ष से कम आयु का है, उसके लिए जो भी फायदे की चीज़ है वो की जाती है अभिभावक या किसी के द्वारा, तो वो अपराध नहीं है। जैसे किसी की मृत्यु करने या मृत्यु का प्रयास करने तथा यह बात करने वाला व्यक्ति जानता है कि वो क्या कर रहा है तो मृत्यु होना संभावित है, उसके ऊपर ये लागू नहीं होगी, क्योंकि वो जानता है कि इस चीज़ से अगर मैं जो काम कर रहा हूँ उससे अगले की मृत्यु होना संभावित है, तो उसके ऊपर ये जो धारा है ये लागू नहीं होगी। इसमें क्या है, प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें। प्राइवेट प्रतिरक्षा या निजी संरक्षण में कही गई कोई बात या स्वयं के प्रतिरक्षा में आपराधिक कार्य करते हैं तो वह अपराध नहीं है। यानी कि खुद को बचाने के लिए जो काम किया जाता है, कोई भी आपराधिक कार्य किया जाता है तो वो अपराध नहीं है, क्योंकि आप वो स्वयं की प्रतिरक्षा के लिए आपने किया है। नेक्स्ट आता है धारा 97। धारा 97 में क्या है भाई, शरीर तथा संपत्ति की, कि भाई मेरे खुद के शरीर की और मेरी संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। व्यक्ति को अधिकार है कि वह स्वयं के शरीर तथा किसी अन्य के शरीर की प्रतिरक्षा किसी अपराध के विरुद्ध करे, अथवा जैसे चोरी, लूट, रिष्टी, जैसे कोई चोरी कर रहा है, लूट है, रिष्टी, मान ली कोई भी ऐसा आपराधिक कार्य है, तो संपत्ति के, अगर संपत्ति को बचाने के लिए खुद के शरीर के या किसी दूसरे के शरीर की, खुद दूसरे की प्रतिरक्षा में, मान लो खुद दूसरे को बचाने के लिए जो भी आप आपराधिक काम करते हो तो वो अपराध नहीं है। अगली धारा आती है धारा 131। इसमें क्या है, विद्रोह का दुष्प्रेरण या किसी सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक को कर्तव्य से विचलित करने का जो प्रयत्न किया जाता है वो भी क्या है, अपराध है। कि किसी ऑफिसर, सैनिक या नौसैनिक, वायु सैनिक को उसकी राजनिष्ठा से, उसके मान लो ड्यूटी से विमुख है, मान लो उसका जो भी वो राजकार्य कर रहा है, शांति भंग कर रहे हो आप उसकी ड्यूटी के दौरान, तो कर्तव्य से उसको विचलित कर रहे हो तो वो कानूनी अपराध है, जो संज्ञेय भी है, जो मैंने आपको बताया था संज्ञेय क्या होता है, और अजमानती अपराध है। ठीक है, गैर जमानती नहीं है। इन शब्दों को पकड़ के अच्छे से पढ़ लेना। जिसके लिए दंडित व्यक्ति जो है उसको आजीवन कारावास या 10 वर्ष के लिए कारावास या जुर्माने दोनों का जो प्रावधान है वो इसके तहत किया गया है। इस प्रकार के मामलों की सुनवाई जो है वो सेशन न्यायालय के अंतर्गत की जाती है। ये धारा 131 के तहत है। धारा आती है 166। 166 में भी आती है कि पीड़ित का उपचार न करने के लिए दंड, कि अगर निजी या सार्वजनिक अस्पताल का जो भी प्रभारी है उसके द्वारा, चाहे वह केंद्र सरकार का हो, चाहे वो राज्य सरकार का हो, स्थानीय निकाय या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा चलाए जा रहा हो हॉस्पिटल, जिसमें किसी भी पीड़ित का इलाज नहीं किया जा रहा है, तो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 357 गैक का उल्लंघन इसके तहत होता है, और इस अपराध के लिए उसे 1 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना या दोनों सजा का जो प्रावधान है वो धारा 166 ख के तहत किया गया है। समझ में आ गई ये चीज। अगली धारा आती है धारा 228, यानी कि न्यायिक कार्यवाही में बैठे हुए लोक सेवक का साक्ष्य अपमान या उसके कार्य में विघ्न करना। यानी कि जो भी न्यायिक कार्रवाई में बैठे हुए हैं, जो अपना जो भी कहते हैं कि ड्यूटी अपना काम कर रहे हैं, राजकार्य कर रहे हैं, उस लोक सेवक का अगर आप अपमान कर रहे हो, उसके कार्य में विघ्न डाल रहे हो, तो उसमें क्या है कि न्यायिक कार्यवाही में किसी प्रकरण में बैठे हुए लोक सेवक का अपमान या उसके कार्य में विघ्न डालना एक दंडनीय, असंज्ञेय और जमानती अपराध है। ठीक है, असंज्ञेय है और जमानतीय है, जिसके लिए व्यक्ति को 6 माह का सादा कारावास या 1000 रुपये जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। इस धारा से संबंधित मामलों की जो सुनवाई है वो अध्याय 26 के जो उपबंध हैं उनके अधीन रहते हुए वह न्यायालय करेगा जिसमें अपराध किया गया है, कि वह उसी न्यायालय में इसकी सुनवाई होगी जिसमें ये अपराध किया गया है। ठीक है, अगली धारा आती है धारा 292। अश्लील जो पुस्तकें होती है उनका विक्रय।
इस धारा के अंतर्गत पुस्तक, पुस्तिका, कागज, लेख, रेखाचित्र, रंगचित्र, रूपण, आकृति या अन्य वस्तु को जिसे अश्लील समझा जाएगा, जो कामुक व्यक्तियों के लिए रुचिकर है, जो मान ले ऐसे कार्यों में, वो कहते हैं ना, ऐसे कार्यों में लिप्त रहते हैं, जो उन व्यक्तियों को दुराचारी या भ्रष्ट बनाएगा, ऐसी सामग्रियों का जो विक्रय किया जा रहा है वो भी एक अपराध की श्रेणी में आता है, जिसके लिए प्रथम दोष सिद्ध होने पर, यानी कि प्रथम बार आप ऐसा काम करते हो तो 2 वर्ष का कारावास मिलेगा और 2000 रुपये तक का क्या है, जुर्माना। अगर दोबारा आप यही काम करते हो, एक बार से समझाने, वो कहते हैं कि लाता का भूत बाताओं को मानना है, तो अगर एक बार से आप नहीं समझते हो तो दोबारा उसको 5 वर्ष का कारावास और 5000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अगली धारा आती है धारा 293। तरुण व्यक्तियों को अश्लील वस्तुओं का विक्रय, तरुण व्यक्ति वे होते हैं जो यानी कि 20 वर्ष से कम उम्र के हैं। तरुण व्यक्तियों को अश्लील वस्तुओं का विक्रय करना, उन्हें भाड़े पर देना, उनका वितरण करना, प्रदर्शित करना या प्रयत्न करना आदि अपराध इस धारा के अंतर्गत आते हैं, जिसके लिए प्रथम दोष सिद्ध होने पर 3 वर्ष का कारावास और दोबारा आप यही काम करते हो तो 7 वर्ष का कारावास आपको मिलेगा और 5000 रुपये जुर्माने से आपको दंडित किया जाएगा। ठीक है। अगली धारा आती है 294। 294 में क्या है भाई कि अश्लील कार्य या अश्लील गाने गाना। यदि कोई व्यक्ति है वो सार्वजनिक स्थान या उसके समीप कोई भी मान लिया अश्लील गाने गाता है, अश्लील हरकतें करता है, फवाड़े या शब्द गाएगा या गाली गलौज करता है, सुनाएगा या जोर जोर से उच्चारित करेगा जिससे दूसरों को क्षोभ होता है, यानी कि दूसरों को कष्ट होता है, उससे दूसरों को कहते हैं इरिटेट होते हो दूसरे, तो अपराध की श्रेणी में उसे माना जाएगा, जिसके लिए आपको 3 माह का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। समझ गए इस चीज को। अगली धारा आती है धारा 295। ये धाराएं क्या होती है कि इसमें शब्दों का फेर है भाई, शब्दों के फेर के कारण धारा बदल रही है। देखना शब्द क्या कह रहे हैं धारा में। ठीक है। एक तो कई चीजें होती हैं, जैसे आगे धारा आएंगी कि भाई देह व्यापार के लिए महिलाओं को बेचना, एक होता है खरीदना, तो इन शब्दों को पकड़ना। ठीक है। धारा 295 क्या कहती है कि किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के आशय से उपासना के स्थान को क्षति करना या अपवित्र करना, यानी किसी के धर्म का अपमान करना या उनका जो भी पूजा करने का जो स्थल है उसको क्षति पहुंचाना या उसे अपवित्र करना। ऐसा अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसको 2 वर्ष का कारावास और जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जाएगा भाई। अगला आता है आपराधिक मानव वध। जब कोई व्यक्ति जो है उसके द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति जो विकार रोग या अंग शैथिल्य से ग्रस्त है, भाई कोई बीमारी से, गंभीर बीमारी से ग्रस्त है, उसका उपचार चिकित्सा करने से वह मृत्यु रोकी जा सकती है अगर, और ऐसे व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देना कि भाई वो काम तुम कर सकते थे, कि भाई ये डॉक्टर वो काम कर सकता था लेकिन वो नहीं कर पाया, नहीं किया उसने, तो ये भी एक आपराधिक मानव वध अपराध है। माँ के गर्भ में स्थित शिशु, मान ली कोई जो शिशु होता है उसकी मृत्यु करना मानव वध नहीं है, क्योंकि जब शिशु का कोई भाग जो है वो बाहर निकल गया हो। समझ रहे हो इस चीज को कि माँ के गर्भ में स्थित किसी शिशु की मृत्यु करना मानव वध नहीं है। जब क्यों वो मानव वध नहीं कहलाएगा, क्योंकि जब अगर भाई कहते हैं ना कि भाई एमेच्योर बच्चा होता है, किसी के सर नहीं होता, किसी के हाथ नहीं होता, किसी के 2-3 आंखें होती हैं, तो अगर उसका कोई भाग जो अंग है वो बाहर निकल गया हो, या शिशु ने श्वास लेनी वाले श्वास नहीं आ रही हो उसे, वो कहते हैं कि भाई वो धड़कन ही नहीं चल रही बच्चे की, या पूर्णतः वो उत्पन्न न हुआ हो, तो अगर ऐसा बच्चा है तो वो मानव वध नहीं है। किंतु अगर जीवित शिशु की मृत्यु कारित करते हैं तो वो मानव वध की कोटि में आएगा। समझिए इन शब्दों को आप। फिर आती है धारा 300, इंपॉर्टेंट धारा भाई, हत्या। अब हत्या के लिए भी क्या क्या होता है देखना कि अपवादित दशाओं को छोड़कर आपराधिक मानव वध हत्या है। कि भाई कैसी कई होती हैं, जैसे अपवादित दशाएं होती हैं, जैसे ये वाली बच्चे वाली है कि भाई जो एमेच्योर होता है,
मान ले जो उसको सांस नहीं आती या उसका पूर्णतः शरीर नहीं बना है, तो इन अपवादी दशाओं को छोड़कर जो भी आपराधिक कार्य किया जाता है वो मानव वध हत्या ही होती है। यदि जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई है, जिसने मृत्यु की है, उसका मृत्यु कारित करने का ही आशय है तो वो हत्या ही होगी कि भाई उसे पता है कि मैं हत्या कर रहा हूं, तो वो हत्या ही है भाई। अगली धारा आती है धारा 302, हत्या के लिए दंड। यदि किसी व्यक्ति पर जानलेवा हमला किया जाए या उसकी हत्या कर दी जाए तो वह एक प्रकार से संज्ञेय और अजमानती अपराध है, जिसके तहत अपराध करने वाले व्यक्ति को मृत्यु दंड या आजीवन कारावास या जुर्माने दोनों का प्रावधान है, जिसकी सुनवाई जो है वो सेशन न्यायालय में की जाती है। ठीक है, सुनवाई सेशन न्यायालय में होगी। धारा 303 क्या है? इसके लिए मृत्युदंड है, ये बता ही दिया आपको, सजा देख लिया आपने हत्या के लिए। धारा 303 क्या कहती है भाई? कि जब कोई व्यक्ति आजीवन कारावास के दंडादेश के अधीन होते हुए हत्या करेगा, कि जब कोई व्यक्ति आजीवन कारावास के दंडादेश के अधीन, यानी उसे आजीवन कारावास दे रखा है कि भाई कोई भी हत्या के तहत उसको आजीवन कारावास दे दिया, उसके बावजूद उसने क्या किया है, ऐसी हत्या करेगा दोबारा उसको, तो ऐसे अपराध करने पर उस व्यक्ति को वापस मृत्युदंड ही दे देंगे, ले तेरा खेल ही खत्म। धारा 304 कहती है कि हत्या की कोटि में न आने वाले, कि जो हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के लिए क्या दंड है भाई? कि भाई जो हत्या की कोटि में ही नहीं आए कि भाई इसने हत्या की है, कि जब कोई व्यक्ति ऐसा आपराधिक मानव वध करेगा जो हत्या की श्रेणी में नहीं आता है, और यदि ऐसा कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई है या ऐसी शारीरिक क्षति जिससे मृत्यु होना संभावित है, तो उसे आजीवन कारावास तथा जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। अगली धारा आती है धारा 304 क। धारा 304 क क्या कहती है? कि उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना। उपेक्षा होती है माने किसी को बहकाना, जैसे जब कोई उतावलेपन से या उपेक्षापूर्ण किसी ऐसे व्यक्ति की मृत्यु कारित करेगा जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आता, तो वह 2 वर्ष के कारावास या जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जाएगा। ये क्या है? संज्ञेय और जमानती अपराध है। मामलों की जो सुनवाई है वो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट करता है। ठीक है, कि उतावलेपन के तहत या उपेक्षापूर्ण वाले किसी बदला लेने के लिए जो भी मृत्यु कारित की जाती है तो मानव वध में नहीं आता, लेकिन उसके लिए क्या है कि 2 वर्ष का कारावास और जुर्माना निर्धारित किया गया है। अगली धारा आती है धारा 304 ख। इम्पोर्टेंट धारा है भाई ये, दहेज मृत्यु। कि जहाँ किसी स्त्री की मृत्यु किसी दाह या शारीरिक क्षति द्वारा की जाती है, मानो उसे जलाकर मार दिया जाता है या फांसी पे लटका दिया जाता है, या विवाह के 7 वर्ष के भीतर, ये वाले जो दहेज वाले मामले होते हैं ना, ये वाले दर्ज कब करवाए जाएंगे? 7 वर्ष तक की अवधि तक। विवाह के 7 वर्ष तक के भीतर सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हो जाती है भाई ऐसा कोई काम, और यह दर्शित किया जाता है और दर्शाया क्या जाता है कि उसकी मृत्यु के कुछ समय पहले उसके पति ने, उसके नातेदार ने, रिश्तेदार ने कोई दहेज की मांग की हो, ठीक है, उसके साथ क्रूरता की हो, लड़ाई झगड़ा किया हो, उसे तंग किया हो, या ऐसे मृत्यु को दहेज मृत्यु कहा जाएगा जो ऐसी घटनाएं हुई हों। मान ली किसी भी स्त्री की भाई उसको जलाकर मार दिया, फांसी पर लटका दिया, और ये 7 साल के अंदर हो रहा है, और इससे पहले ये ऐसी घटनाएं हुई हैं जैसे उसके पति ने उसे मारा हो, रिश्तेदारों ने तंग किया हो, उसके साथ क्रूरता दिखाई हो, तो वो क्या है? दहेज मृत्यु कहा जाएगा। और ऐसा पति या नातेदार उसकी मृत्यु कारित करने वाला समझा जाएगा, जो दहेज मृत्यु कारित करने वाला समझा जाएगा, और दहेज मृत्यु कारित करेगा उसे 7 वर्ष तक का कारावास। सजा देख लेना भाई कितनी, कम से कम 7 वर्ष के लिए कारावास या आजीवन कारावास भी दे सकते हैं। यह संज्ञेय अपराध है, वह अजमानतीय है। इस धारा के अंतर्गत आने वाले अपराध की सुनवाई सेशन न्यायालय में की जाती है। समझ में आ गया दहेज मृत्यु। फिर आती है धारा 306, आत्महत्या का दुष्प्रेरण जहाँ किया जाता है, जैसे यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है, ठीक है, जो कोई भी ऐसी आत्महत्या के लिए उकसाता है कि भाई कहते हैं ना कि उसने उसको मेंटली डिस्टर्ब कर दिया, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास की सज़ा दी जाएगी।
जिसे 10 साल तक भी बढ़ा सकते हैं कि भाई ऐसी कोई आत्महत्या के लिए उसे उकसाता है, और जुर्माना भी उसके ऊपर लगाया जाता है। काम दुष्प्रेरण क्या होता है, देखो कि किसी अन्य व्यक्ति को मान लो कुछ करने में मदद करना, उसका समर्थन करना, आत्महत्या में प्रोत्साहित करना, उसकी सहायता करना, तो इसके लिए भी आपको क्या है 1 साल की अवधि का दंड दिया जा सकता है। एक आता है देखो 307 क्या कहती है, हत्या करने का प्रयास। इसमें आपको क्या कहा गया, आत्महत्या का दुष्प्रेरण करना, यानी कि आत्महत्या के लिए किसी को समर्थन करना, किसी को उकसाना, ठीक है, प्रोत्साहित करना, धारा 306 लगेगी। हत्या करने का अगर प्रयास करेगा कि भाई कोई आत्महत्या करने का प्रयास कर रहा है तो उसे 307 धारा लगेगी। हत्या करने का जो प्रयास होता है उसमें 307 लगती है, आत्महत्या का जो प्रयास किया जाता है वहाँ 309 लगती है। 307 में क्या है कि जब कोई किसी भी व्यक्ति पर जान लेने के उद्देश्य से किसी प्रकार का आपराधिक हमला करता है, जानलेवा हमला, तो उस कानून अपराध होता है, 10 साल तक का कारावास मिलता है, जुर्माना, ठीक है। यानी कि हत्या करने का प्रयास धारा 307 10 साल तक का कारावास। धारा 309 आत्महत्या करने का प्रयास, आत्महत्या करने का प्रयत्न करने पर व्यक्ति को सादा 1 साल तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है, ठीक है। आत्महत्या करने का कोई प्रयास करता ना, कहते हैं कि भाई वो सुसाइड करने का उसने प्रयास किया है तो उसके लिए 1 साल का दंड है भाई। और ये जो मामला है, आप आत्महत्या करते हो ना, ये जो मामला है ये संज्ञेय और क्या है, संज्ञेय अपराध है और जमानती अपराध, आपको इसमें जमानत मिल जाएगी। इस अपराध की सुनवाई कोई भी मजिस्ट्रेट कर सकता है। क्लियर है आपको यहाँ तक? आपको जो धाराएं बताई हैं ये क्लियर है? आत्महत्या करने का प्रयास धारा 309, लास्ट धारा थी हमारी 309, 309 तक आपने पढ़ लिया। 308, 309 ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। 307 में और 309 में कंफ्यूज नहीं होना है। 307 हत्या करने का प्रयत्न होता है, 309 होती है आत्महत्या करने का प्रयत्न। समझ में आ गया यहाँ तक? अब देखिए, अब कई चीज़ें ऐसी थी, अब जैसे इनको कई को हम इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं, यार हत्या करने पर क्या हो जाता है यार मैम, जैसे कोई भी 12 वर्ष से कम शिशु होता है या 18 साल से कम आयु का जो व्यक्ति होता है वो अपराध कर देता है तो क्या होता है, हत्या करने का प्रयत्न करते हैं तो कौन सी सज़ा है, ठीक है। जो भी अश्लील वस्तुएं होती हैं उनका विक्रय करते हैं तो क्या सज़ा है, अश्लील कार्य करते हैं तो क्या है, या फिर आत्महत्या करते हैं तो कौन सी सज़ा है। तो कोई इंटरेस्ट लेके पढ़ता है तो ये चीज़ें याद भी होती हैं भाई। और ये होता है कि इनमें जैसे मैंने सज़ाएँ बताई हैं, अब आगे आगे ऐसी भी धाराएँ आएंगी जो आपको बोरिंग सी भी लगेंगी। आगे तो देखो वैसे 354 वाली धाराएं हैं वो ऐसे बोरिंग नहीं है, अच्छे से याद भी हो जाती हैं। कई चीज़ों में हम जैसे इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं वो चीज़ें हमारे दिमाग में अच्छे से याद हो जाती हैं। तो आप अच्छे से पढ़ो इन्हें, ज़्यादा डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं है। सबसे बड़ा टॉपिक आपका आईपीसी वाला ही है, इसको आप क्लियर कर लोगे ना तो आपका ये समझ लेना 60% हमारा क्या है, महिला बाल अपराध खत्म, ठीक है। तो अच्छे से सेशन को तैयार करना। PDF आपको 1-2 घंटे के बाद मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, वो उसमें देख लेना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना। उसमें भी आपको GK GS के भी क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं भाई, और राजस्थान लेवल के भी आपको क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। तो अच्छे से तैयारी करो, हमसे जो बन पड़ रहा वो हम आपके लिए कर रहे हैं, और महिला बाल अपराध की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आज के लिए धन्यवाद।